आधा घंटे इस शो में हम आपको देश दुनिया की वो तमाम खबरें दिखाएंगे जिन्हें आपके लिए जानना जरूरी है। बड़ी बात में आज बात होगी रूस में यूक्रेन के हमलों की, बात करेंगे दुनिया में फैल रही महामारी की और इसके अलावा बात करेंगे भारतीय वायुसेना के चेकमेट की। साथ ही बात होगी साउथ चाइना सी में ब्रह्मोस वाले देश में कैसे बढ़ाई चीन की टेंशन, और साथ ही चर्चा करेंगे कोलकाता रेप मर्डर केस में सामने आई नई साजिश की। तो चलिए शुरू करते हैं बड़ी बात। देश दुनिया की बड़ी बात की चर्चा करें उसके पहले जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर। बड़ी बात के तौर पर उधमपुर में आतंकवादियों से मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया है। उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में यह मुठभेड़ हुई। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त जम्मू में कई सारे आतंकवादी छुपे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव है, लिहाजा विधानसभा चुनाव के पहले पाकिस्तान ने बड़ी घुसपैठ की है और जम्मू, डोडा या उधमपुर के तमाम ऐसे इलाके हैं जिनमें आतंकवादी छुपकर बैठे हुए हैं। सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है, सेना बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन कर रही है, लेकिन आतंकवादी घने जंगलों से फायरिंग भी कर रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि मुठभेड़ में आज आतंकवादियों के साथ जो उधमपुर नगर में मुठभेड़ हुई है, वहां पर उस मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया है। उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके की ये मुठभेड़ है। हमारे सहयोगी अजय जांड्याल ने यह खबर दी है। अजय जांड्याल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या है पूरी जानकारी? तो अजय हमारे सहयोगी ने यह खबर दी है। अजय जांड्याल जो लगातार जम्मू कश्मीर की हर घटना पर नजर रख रहे हैं, पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है कि उधमपुर में आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई और रक्षाबंधन के दिन सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हुआ है। यानी कि देश की सीमाओं के साथ रक्षा की शपथ लेने वाला एक जवान सीआरपीएफ का शहीद हो चुका है। मुठभेड़ में आतंकवादियों की गोली से शहीद हुआ है। लंबे समय से, कई दिनों से लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जम्मू के आसपास तमाम वो इलाके, चाहे वो डोडा हो, चाहे वो उधमपुर हो, कुपवाड़ा हो, इन तमाम इलाकों ने आतंकवादियों ने अपने अड्डे बना रखे हैं। आतंकवादी जंगल के इलाकों में छुपे हुए हैं और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो इन आतंकवादियों की मदद भी कर रहे हैं। हाल में पुलिस ने कई मदद करने वाले लोगों को पकड़ा है, गिरफ्तार भी किया है, जिन लोगों ने इन आतंकवादियों को रसद दी या तमाम ज़रूरी चीज़ें मुहैया कराई। इन आतंकवादियों के पास विदेशी हथियार हैं। गौर करने वाली बात है कि इन आतंकवादियों के पास पाकिस्तानी और विदेशी हथियार हैं जो भारत में लगातार साजिश रच रहे हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहा है, उसके पहले आतंकवादियों ने अपनी हरकतें तेज कर दी हैं। अजय जांड्याल हमारे साथ बने हुए हैं जो कि पल पल की खबरों पर लगातार नजर बनाए हुए। अजय, किस तरह ये मुठभेड़ हुई और क्या जानकारी इसके बारे में? देखिए मनोज, मैं आपको बता दूं कि ये दोपहर लगभग 2 बजे की घटना है जब सीआरपीएफ की एक टुकड़ी और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो, आपको बता दूं कि जो डूडू इलाका पड़ता है, डूडू का चिल इलाका पड़ता है, वहां पर जो है एक ऑपरेशन को चला रहे थे। एरिया डोमिनेशन जो है वो कर रहे थे, मगर अचानक से वहां पर कुछ आतंकी जो है वो घात लगाकर बैठे थे और इन आतंकियों ने जो है, आपको बता दूं कि सुरक्षा बलों की जो टुकड़ी थी उस पर फायरिंग कर दी और उस फायरिंग में सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर कुलदीप जो है वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। तुरंत जो है बाकी टुकड़ी थी उन्होंने भी फायरिंग कर जवाबी कार्रवाई शुरू की, मगर क्योंकि ये जो इलाका है ये दूर दराज का इलाका है और ऐसे में उनके लिए चुनौती ये थी कि इस इलाके में किसी भी तरीके से कोई और नुकसान ना हो। ऐसे में इस ऑपरेशन को एहतियातन चलाया गया, मगर जब तक कि इस ऑपरेशन को संभाला जाता, जब तक कि बाकी कार्रवाई होती, तब तक सीआरपीएफ के जो इंस्पेक्टर कुलदीप हैं वो उनकी शहादत हो चुकी थी। तुरंत एडिशनल ट्रूप्स को वहां पर भेज दिया गया है और वहां पर इस वक्त ऑपरेशन जो है वो तेज कर दिया गया है। आपको याद होगा मनु कि इस इलाके की अगर बात करें तो ये इलाका पिछले लंबे समय से मतलब लगभग 1 साल से आतंकी गतिविधियां इस इलाके में देखी गई हैं। ये वही इलाका है जहां पर पिछले साल जो बसंतगढ़, डूडू और बसंतगढ़ का इलाका, जहां पर पिछले साल एक जो विलेज डिफेंस गार्ड थे
उनके साथ आतंकियों की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक विलेज डिफेंस गार्ड की शहादत हो गई थी। जबकि ऑपरेशन जब सुरक्षा बलों ने वहां पे लॉन्च किया और उसके बाद आतंकी वहां से भागने में कामयाब रहे। आज ये अगर आप देखें तो लगभग 5वीं घटना है, टेररिस्ट इंसिडेंट है इसी डूडू बसंतगढ़ एरिया में, जहां पर आतंकी जंगल में छुपे हुए थे, घात लगाकर उन्होंने हमला किया और उसमें एक सीआरपीएफ का जवान शहीद हो गया। और अजय, सबसे बड़ी बात है कि देश में सबसे पहले अगर कोई इस तरह की जानकारी और ब्रेकिंग न्यूज़ देता है तो वो अजय जांड्याल देते हैं इंडिया न्यूज़ पर। इंडिया न्यूज़ के दर्शकों के लिए लगातार आप नज़र बनाए रखें, क्योंकि एक चुनौती होती है कि रिपोर्टर को, संवाददाता को मौके पर पहुंचने की, और जिस तरीके से आपने सबसे पहले ये जानकारी दर्शकों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बड़ी खबर में सबसे पहले कोलकाता की। जी हां, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के मर्डर की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नई साजिश और नए एंगल सामने आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो सीबीआई को अब तक की पूछताछ में मेडिकल कॉलेज में चल रहे ऑर्गन्स तस्करी के रैकेट का भी पता चला है। पीड़ित डॉक्टर के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में सेक्स रैकेट और ड्रग तस्करी का अंदेशा भी जता रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का यह भी दावा है कि अस्पताल से निकलने वाले मेडिकल वेस्ट यानी कि कचरे में भी गड़बड़ी की जा रही है। सूत्रों की माने तो कुछ डॉक्टर्स ये दावा कर रहे हैं कि ट्रेनी डॉक्टर को अस्पताल में चल रही गड़बड़ियों की जानकारी थी और उसने इसकी शिकायत भी की थी। ये भी दावा किया जा रहा है कि ट्रेनी डॉक्टर गड़बड़ियों का पर्दाफाश सोशल मीडिया पर करने वाली थी और इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। गड़बड़ियों की तरफ किसी का शक ना जाए, इसलिए इस केस को रेप का एंगल दिया गया और बर्बरता की गई। सूत्रों का दावा है कि अस्पताल में चल रही गड़बड़ियों के पीछे कुछ रसूखदार लोगों का भी नाम सामने आ रहा है। सीबीआई जल्द ही कोई बड़ी गिरफ्तारी भी कर सकती है। इस केस में डिटेल्स पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, जिसमें जो तमाम जो बिंदु हैं आप जानकर हैरान हो जाएंगे। एबनॉर्मल सेक्स और जेनिटल टॉर्चर की बात की गई। रिपोर्ट में लिखा है कि डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स पर गहरे घाव हैं। चिल्लाने से रोकने के लिए डॉक्टर के नाक और मुंह और गला तीनों दबाए गए। गला घोंटने से थायराइड कार्टिलेज टूट गई। ट्रेनी डॉक्टर के होंठ, पेट और उंगलियों के अलावा बाएं पैर पर भी चोट के गंभीर निशान। मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। चेहरे पर आरोपी के नाखूनों से बने खरोंच के निशान थे। इस बीच सीबीआई की टीम लगातार चौथे दिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से भी पूछताछ कर रही है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण कड़ी है। बताया यह भी जा रहा है कि सीबीआई संदीप घोष को अरेस्ट कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। इधर टीएमसी के सांसद सुखेंदु शेखर रे ने भी कई सारे सवाल उठाए। टीएमसी सांसद का कहना है कि सीबीआई को संदीप घोष और कोलकाता में पुलिस कमिश्नर को हिरासत में लेकर सुसाइड वाली थ्योरी किसने और क्यों दी, इसकी सच्चाई जाननी चाहिए। टीएमसी सांसद ने अस्पताल में हुई तोड़फोड़ और इस केस में कोलकाता पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कोलकाता रेप मर्डर केस में स्वमोटो लिया है और 20 अगस्त को मामले की सुनवाई की जाएगी। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच इस केस में सुनवाई करेगी। इधर दिल्ली में एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों ने स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर ओपीडी लगाई है। उन्होंने डॉक्टर्स की सुरक्षा की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए ट्रेनी डॉक्टर्स के परिवार को न्याय मिलना चाहिए, इस तरह के पोस्टर भी वहां पर लगाए। क्या आपने सोचा है कि एक डॉक्टर जो लंबी पढ़ाई करने के बाद ओपीडी सेवाएं देते हैं, मरीज की सेवाएं देते हैं, हेल्थ सुविधाएं मुहैया कराते हैं और उन्हें सड़कों पर बैठ करके अपने तरीके से गांधीगिरी करते हुए ओपीडी चलाना पड़ता है, और ओपीडी वो भी सड़कों पर। जी हाँ, ये सच है, क्योंकि 10 दिन से लगातार डॉक्टर्स अपनी मांगों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिस तरह से कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में जघन्य अपराध हुआ है, जिस तरह से दरिंदगी के साथ मारा गया है, 14 शरीर के अलग अलग हिस्सों पे चोट पहुंचाई गई है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहता है। और अब डॉक्टर प्रोटेस्ट के साथ साथ ओपीडी सेवाएं भी लगाई है, वो भी सड़कों पर। अभी हम मौजूद हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के हेडक्वार्टर के सामने, और सड़कों पे आप देख सकते हैं, ये आप देखिए दिल्ली एम्स के डॉक्टर हैं और सभी के हाथ में एक पोस्टर है जिसमें आप देख सकते हैं ऑप्स गायनी ओपीडी, मतलब अगर गायनी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है,
खास करके इलेक्टिव इमरजेंसी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी व्यवस्था यहाँ पर है। यहाँ आप डॉक्टर से राय मशवरा करवा सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं। फिर आप देखिए प्रोस्थो ओपीडी यहाँ पर लगाई गई है, उसके बाद जेनेटिक्स ओपीडी वहाँ पर है। अगर आप धीरे धीरे जाएंगे, कुल मिलाकर के 36 अलग अलग डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर्स यहाँ पर हैं। पीडियाट्रिक्स ऑन्कोलॉजी, अगर बच्चों का कैंसर है तो यहाँ पर स्क्रीनिंग करा सकते हैं। पीडियाट्रिक्स ओपीडी भी है। आगे आप बढ़ेंगे तो डेंटल ओपीडी है, दांत की समस्या अगर आपको है दिखा सकते हैं। गैस्ट्रो ओपीडी है, सर्जरी ओपीडी है। इसी तरह अलग अलग डिपार्टमेंट ये आप देखिए, ऑप्थेल्मोलॉजी है, मतलब आँख की अगर कोई प्रॉब्लम है आप दिखा सकते हैं। सुरक्षा की एक और बड़ी बात, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना के रूप में भारत अपने MiG-29 के बड़े बेड़े का विस्तार करने पर विचार कर रहा है। इसमें मौजूदा विमानों को अपग्रेड और अतिरिक्त MiG-29 UPG वेरिएंट हासिल करने की योजना है। इस बीच रूस अपने 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर Su-75 चेकमेट को भारत को बेचने की कोशिश कर रहा है। हालांकि 5वीं पीढ़ी का Su-75 तकनीक में उन्नत होने के बावजूद भारत के लिए बहुत बेहतर विकल्प नहीं होने वाला है। इसकी अनिश्चित उत्पादन समय सीमा और प्रोटोटाइप की कमी के चलते भारत इससे हिचक रहा है। भारतीय वायुसेना रूस के कई विमानों का संचालन करती है, जिनमें सुखोई Su-30 MKI, MiG-21, MiG-29 शामिल हैं। इनमें MiG-21 अपने सेवा काल के अंतिम चरण में है। वहीं भारत अपनी वायुसेना को MiG-29 के आधुनिक संस्करण के साथ अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी संख्या में MiG-29 खरीदे हैं। अनुमान है कि भारतीय वायुसेना अभी करीब 70 MiG-29 फाइटर जेट्स का संचालन करती है। भारत MiG-29 के सबसे बड़े ऑपरेटर्स में से एक है, लेकिन अब ऐसी खबरें हैं कि मास्को नई दिल्ली पर इसके बजाय सुखोई Su-75 पर विचार करने के लिए दबाव डाल रहा है। रूस ने Su-75 विमान को लेकर मध्य पूर्व में भी कोशिश की थी, लेकिन उसे खरीदार नहीं मिला है। ऐसे में उसकी नज़रें एक बार अपने सबसे बड़े ग्राहक की ओर हैं। भारत के सामने इस विमान को लेकर कुछ व्यावहारिक दिक्कतें हैं। रूस के इस विमान को पिछले साल अपनी पहली उड़ान भरनी थी और 2016 में इसका प्रारंभिक उत्पादन शुरू होना था। वो पहली उड़ान अभी तक नहीं हो पाई है और ये स्पष्ट नहीं है कि अब इसका उत्पादन कब होगा। Su-75 सुखोई Su-57 फेलन का अपग्रेड मॉडल है, जिसमें नवीनतम प्रणालियों को शामिल किया गया है। इसमें एक ओपन आर्किटेक्चर कॉन्फ़िगरेशन के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकें शामिल हैं। दावा यह किया गया है कि सिंगल इंजन वाले स्टील्थ फाइटर में हवा से हवा और हवा से सतह में मार करने वाले हथियारों के लिए एक आंतरिक कंपार्टमेंट लगा हुआ है। ये 7 टन से ज़्यादा पेलॉड ले जा सकता है और एक समय में 6 लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम होता है। और एक और बड़ी बात, उत्तर भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहां लोग सबसे गरीब माने जाते हैं और हैरानी की बात है कि इन गरीब राज्यों के लोगों पर महंगाई की सबसे ज़्यादा मार पड़ती है। जुलाई की मुद्रास्फीति में ये आंकड़े यही इशारा कर रहे हैं कि इन आंकड़ों के मुताबिक बिहार के लोग सबसे ज़्यादा महंगाई की मार झेल रहे हैं। इसके बाद असम का नंबर आता है। वहीं सबसे ज़्यादा महंगाई की मार झेलने वालों में उत्तर प्रदेश भी शामिल है। दूसरी ओर बिहार से अलग हुआ झारखंड बिल्कुल उलट है। इस राज्य में महंगाई दर सबसे कम है। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी ऑफिस ने जुलाई में महंगाई के जो आंकड़े जारी किए हैं, उनके मुताबिक खुदरा महंगाई दर 5 साल में सबसे निचले स्तर पर है। जिन 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़े जारी हुए हैं, उनमें से 20 में मुद्रास्फीति 5% से कम है। आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार में सबसे ज़्यादा 5.9% मुद्रास्फीति दर्ज की गई है। बिहार के बाद असम में 5.1 और उड़ीसा में 4.8% महंगाई दर्ज की गई है। महंगाई दर के मामले में यूपी भी पीछे नहीं है। इस लिस्ट में चौथा नंबर यूपी का है, जहां महंगाई दर 4.6% है। सबसे ज़्यादा महंगाई वाले राज्यों में यूपी के बाद हरियाणा का नंबर आता है। इस राज्य में महंगाई दर 4.5 है। महंगाई के मामले में झारखंड की स्थिति बिहार से बिल्कुल उलट है। बिहार में जहां सबसे ज़्यादा महंगाई है, तो वहीं झारखंड में सबसे कम है।
यहाँ महंगाई दर 1.7% है। सबसे कम महंगाई दर के मामले में झारखंड के बाद दिल्ली का नंबर आता है। यहाँ महंगाई दर 2.1% है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में महंगाई दर 2.2% है, राजस्थान में 2.5 और उत्तराखंड में 2.8% है। जिन 22 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़े जारी हुए हैं, उनमें से 20 में मुद्रास्फीति 5% से कम थी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की ओर से मापी गई खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई में 59 महीने के निचले स्तर पर 3.5% पर आ गई और पिछले महीने के मुकाबले जून में मुद्रास्फीति दर 5.1% थी। वहीं ये पिछले साल जुलाई में 7.4% थी। और अग्निवीर की बड़ी बात, भोपाल में सेना के एक अग्निवीर जवान ने 50 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया है। इस वारदात में उसकी बहन और जीजा भी शामिल थे। भोपाल पुलिस ने अग्निवीर ट्रेनी, उसके जीजा, बहन समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अग्निवीर सैनिक पठानकोट के फतेहगढ़ में तैनात है और छुट्टी लेकर बहन के घर भोपाल आया था। यही सब ने लूट और साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया। लूट के बाद आरोपी अपना कर्ज अदा करने के बाद विदेश में घूमने जाने की तैयारी करने लगा। मुख्य आरोपी जीजा आकाश राय, उसके साले आर्मी में अग्निवीर ट्रेनी मोहित सिंह बघेल। दरअसल बीते मंगलवार की रात 10 बजे बाग सेमनिया इलाके में हेलमेट पहन के 2 बदमाशों ने ज्वेलर को कट्टा दिखाकर डराया और दुकान से ज्वेलरी और कैश लेकर भाग गया। करीब 50 लाख की लूट के बाद राजधानी पुलिस ने हाथ पांव फूल गए। अब पुलिस ने घटना में इस्तेमाल तमंचा भी जब्त कर लिया है। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र ने बताया है कि इस मामले की जांच के लिए 9 टीमें बनाई गई हैं। घटनास्थल के आसपास 20 किलोमीटर के रास्ते में लगभग 400 से ज्यादा कैमरों के फुटेज खंगाले गए, तब जाकर आरोपी को पकड़ा जा सका। अग्निवीर सैनिक मोहित ने ही लूट की साजिश रची थी। वारदात वाली जगह आरोपी की बहन के घर से सिर्फ 400 मीटर दूर है। रात में घूमने के दौरान मोहित ने दुकान की रैकी भी की, लेकिन भोपाल पुलिस की चौकसी के कारण ये अग्निवीर जवान पकड़ा गया। एक और बड़ी बात, एयरफोर्स में अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों की भर्ती निकली है। इसके लिए ऑफलाइन मोड से आवेदन कर सकते हैं। भर्ती में शामिल होने की पहली शर्त अविवाहित होना है। एयरफोर्स में अग्निवीर बनने के लिए 20 अगस्त से आवेदन किए जा सकेंगे और आवेदन करने की तारीख 29 अगस्त होगी। आवेदन करने के लिए कोई शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। इस भर्ती में आवेदन के लिए आवेदक का जन्म 2 जनवरी 2004 से जुलाई 2007 के बीच होना जरूरी है। साथ ही मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना भी जरूरी है। एयरफोर्स में भर्ती के लिए आवेदन करने वालों की लंबाई कम से कम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। भर्ती के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी चाहिए मिनट्स में, और साथ ही 1 मिनट में 10 पुशअप्स भी मारकर दिखाने होंगे। 1 मिनट में 10 सेटअप्स और 1 मिनट में 20 उठक बैठक भी करनी होगी। सिलेक्शन के लिए फिजिकल टेस्ट के साथ साथ लिखित परीक्षा भी होगी। इसके अलावा स्ट्रीम स्टेबिलिटी टेस्ट होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद ही भर्ती दी जाएगी। आवेदन फॉर्म के साथ साथ आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र भी देना होगा और शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर भी फॉर्म में दर्ज करना होगा। फॉर्म पर पासपोर्ट साइज फोटो लगानी होगी और ईमेल आईडी भी अगर है तो लिखना होगा। सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को पहले साल हर महीने 30,000 रुपए की सैलरी मिलेगी। इसमें 9,000 रुपए कॉर्पस फंड के तौर पर कटेगा, यानी कि इन हैंड 21,000 रुपए आपको मिलेंगे। दूसरे साल में सैलरी बढ़कर 33,000 रुपए हो जाएगी और इन हैंड सैलरी 23,100 रुपए होगी। इसी तरह हर साल सैलरी में 10% का इजाफा होगा। चौथे साल में ये सैलरी 40,000 रुपए होगी और 4 साल की नौकरी के बाद अग्निवीरों में 75% का नौकरी से बाहर होना तय माना जाता है और 25% को उनकी योग्यता के आधार पर नौकरी जारी रखने का मौका मिलता है। एक और बड़ी बात, अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में रविवार को इंडिया डे परेड आयोजित की गई। इसमें अयोध्या के राम मंदिर और सहित 40 से ज्यादा झांकियां निकली।
भारतीय लोग तिरंगा लेकर परेड में ढोल बजाते हुए दिखाई दिए। सड़कों पर देशभक्ति और धार्मिक गाने भी बजे। कार्निवल में लकड़ी से बनी राम मंदिर की झांकी ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। 18 फीट लंबी और 9 फीट चौड़ी 8 फीट ऊंची इस झांकी को भारत में बनाया गया। इसे परेड में भाग लेने के लिए एयर कार्गो से न्यूयॉर्क भेजा गया। परेड में 50 से ज़्यादा मार्चिंग ग्रुप और 30 से ज़्यादा मार्चिंग बैंड के अलावा मशहूर हस्तियां भी शामिल थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ग्रैंड मार्शल थी। खास मेहमानों के तौर पर एक्टर पंकज त्रिपाठी और भाजपा सांसद मनोज तिवारी भी कार्निवल में शामिल हुए। भारत की स्वतंत्रता का जश्न मनाने के लिए न्यूयॉर्क में हर साल इंडिया डे परेड होती है और ये परंपरा 4 दशकों से ज़्यादा समय से चली आ रही है। इस साल 42वीं इंडिया परेड मनाई गई। इंडिया डे परेड में शामिल होने पहुंचे स्वामी अवधेशानंद गिरी जी ने कहा है कि वो इंडो अमेरिकन समुदाय के निमंत्रण पर न्यूयॉर्क पहुंचे और राम मंदिर की झांकी देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। इंडिया डे परेड में राम मंदिर की झांकी को लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ। भारतीय अमेरिकी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक ग्रुप ने राम मंदिर झांकी को शामिल करने पर परेड में अपनी झांकी वापस ले ली। कुछ अमेरिकी संगठनों ने न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स और गवर्नर कैथी होचुल को एक चिट्ठी लिखी जिसमें झांकी को मुस्लिम विरोधी बताया गया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर एक मस्जिद को गिराए जाने का महिमा मंडन करती है। हालांकि इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले ग्रुप फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ने कहा कि हिंदुओं के लिए अहम धार्मिक स्थल के ऐतिहासिक उद्घाटन का जश्न मनाने के लिए राम मंदिर की झांकी परेड में शामिल की गई है। एसोसिएशन ने बताया कि न्यूयॉर्क पुलिस और मेयर ने पिछले 20 सालों से परेड में हमारा साथ दिया है। ये न्यूयॉर्क शहर में 42वीं परेड है और अमेरिका में सबसे पुरानी और सबसे बड़ी इंडिया परेड है। बड़ी बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस समय भारत में रह रही हसीना के खिलाफ अपने देश में लगातार मुकदमे कायम हो रहे हैं। आवामी लीग की नेता हसीना को अब बीएनपी प्रमुख खालिदा जिया के काफिले पर हमले का आरोपी भी बनाया गया। हसीना की राजनीतिक प्रतिद्वंदी और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के काफिले पर 2015 में अटैक हुआ था। इस मामले में 113 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है, जिनमें हसीना का नाम भी है। ढाका के तेजगांव पुलिस स्टेशन में शेख हसीना सहित 113 व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। उत्तरी ढाका के वार्ड 26 के महासचिव और बीएनपी नेता बिलाल हुसैन ने रविवार को यह शिकायत दर्ज कराई। तेजगांव पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर सरवर आलम खान ने कहा है कि वे इस मामले पर उच्च अधिकारियों से सलाह करेंगे। अगर इस शिकायत को आगे बढ़ने की इजाज़त दी जाती है तो आधिकारिक तौर पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये घटना 2015 में ढाका सिटी कॉरपोरेशन चुनाव अभियान के दौरान हुई थी, जब खालिदा जिया के काफिले पर राजधानी के कारवा बाजार इलाके में कथित तौर पर हमला हुआ। हसीना के खिलाफ हत्या के मामले में भी दर्ज हो चुके हैं। ऐसे में अब उनका बांग्लादेश लौटना मुश्किल होता जा रहा है। हसीना अपने देश लौटना चाहती हैं, लेकिन लंबे समय के लिए वो जेल जा सकती हैं। आरक्षण विरोधी प्रदर्शन के दौरान मारे गए 2 कॉलेज छात्रों की मौत के मामले में भी रविवार को शेख हसीना के खिलाफ हत्या का नया मामला दर्ज किया। ढाका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तोरिकुल इस्लाम के समक्ष दर्ज मामले में कोबी नजरुल गवर्नमेंट कॉलेज के इकराम हुसैन काबसार और शहीद सुहारवर्दी कॉलेज के उमर फारूक की मौत के मामले में शेख हसीना और 12 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया मामला। दोनों छात्रों की 19 जुलाई को अपने संबंधित कॉलेज के सामने विरोध प्रदर्शन करते समय गोली से मौत हो गई। शेख हसीना के अलावा उनकी पार्टी अवामी लीग और इससे संबद्ध संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर भी मुकदमे बीते 2 हफ्तों में दर्ज किए गए हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक आवामी लीग के कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बड़ी संख्या में आवामी लीग से जुड़े लोग अंडरग्राउंड हो चुके हैं। इधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले तो रुके हैं, लेकिन अब हिंदुओं को देश से निकालने की साजिश भी हो रही है। मुस्लिम मालिक अपने यहाँ नौकरी करने वाले हिंदुओं से इस्तीफा ले रहे हैं। सूत्रों की अगर माने तो सैकड़ों हिंदुओं को बीते कुछ दिनों में ही नौकरी से निकाला जा चुका है, जिसमें हिंदू समाज चिंतित है।